हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज हम रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स पढ़ रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स में हम आज रिएक्शन नंबर 6 करेंगे बेटा, जिसमें हम रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि जो भी हम नॉन मेटल लेंगे उसे हम हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है, ठीक है। लेकिन मतलब हम स्पेशली बता रहे हैं कि हाइड्रोजन जैसे नॉन मेटल के साथ जब हम अदर नॉन मेटल्स को रिएक्ट करते हैं तो जो कंपाउंड्स बनते हैं बेटा वो हाइड्राइड्स बनेंगे। जनरली मैं आपको बता दूं कि उनका नाम भी हाइड्राइड होगा, लेकिन ये हाइड्राइड जो यहाँ पर होंगे ये नॉन मेटल हाइड्राइड्स कहलाएंगे। जब मेटल्स का रिएक्शन हमने हाइड्रोजन के साथ किया था, जब हमने केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन पढ़ा था, तब मेटल हाइड्राइड्स बने थे, वो आयोनिक इन नेचर थे। और आप नॉन मेटल जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये नॉन मेटल हाइड्राइड्स जैसे कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, और ये नॉन मेटल हाइड्राइड्स जो हैं ये कोवलेंट इन नेचर होते हैं। तो ये बेसिक कुछ मतलब बातें आपने याद रखनी है, जहन में रखनी है इस रिएक्शन के दौरान। तो नॉन मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन विच इज़ आल्सो अ नॉन मेटल टू फॉर्म कोवलेंट हाइड्राइड्स। The non-metal hydrides are formed by the sharing of electrons। देखिए बेटा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो नॉन मेटल हाइड्राइड्स हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि जो नॉन मेटल हाइड्रोजन जैसे नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वहाँ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों के बीच होगी। दैट इज़ हम ये बोलेंगे कि नॉन मेटल हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड बाय कोवलेंट बॉन्डिंग। मतलब जो नॉन मेटल हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन यहाँ होगी रिएक्शन में, तो वो कोवलेंट बॉन्डिंग के दौरान होगी, यानी कोवलेंट बॉन्डिंग वहाँ रिएक्शन के दौरान होगी, हमको देखने को कोवलेंट बॉन्डिंग मिलेगी। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे लूँगा बेटा, पहली एग्जांपल है यहाँ पे, सपोज़ कीजिए कि आपने H2 लिया जिसको हम डाई हाइड्रोजन बोलेंगे, प्लस हमने नॉन मेटल जो है ये सल्फ़र ले लिया, ठीक है, सल्फ़र ले लिया जो कि मान लीजिए लिक्विड है, ठीक। तो सल्फ़र अगर आपने नॉन मेटल ले लिया, क्योंकि हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, लेकिन सल्फ़र हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हाइड्रोजन के अलावा है, अदर देन हाइड्रोजन है ये नॉन मेटल बेटा। तो गिव्स मेटल हाइड्राइड, नॉन मेटल हाइड्राइड आपने बता दिया यहाँ पे कि प्रोडक्ट बनेगा। तो इस नॉन मेटल हाइड्राइड का जो फार्मूला है वो बनेगा बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड। एंड यू नो द फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इज H2S। हाइड्रोजन की वैलेंसी सल्फ़र को मिलेगी और सल्फ़र की वैलेंसी जो 2 है वो हाइड्रोजन को मिलेगी, ठीक है। हाइड्रोजन की चूंकि 1 है वो सल्फ़र को मिलेगी, तो दैट इज़ वाई H2 और S1 आएगा, जिसको सिंपली H2S लिखेंगे हम। और ये भी क्या होगी आपके पास, इसका फिजिकल स्टेट H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का बेटा गैस। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये एक नीचे आप लिखेंगे, ये हाइड्राइड तो आ गया, नॉन मेटल हाइड्राइड तो ये कहला रहा है, लेकिन हम इसको बोलेंगे बेटा एक कोवलेंट हाइड्राइड। क्या बोलेंगे हम इसको, एक कोवलेंट हाइड्राइड है। यानी आपने याद रखना है कि जो नॉन मेटल हाइड्राइड्स होते हैं ये कोवलेंट इन नेचर होते हैं, ये कोवलेंट हाइड्राइड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पर नॉन मेटल हाइड्राइड्स की दे रहे हैं। नाइट्रोजन जैसे नॉन मेटल को अगर हम हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, तो नाइट्रोजन जैसे नॉन मेटल को अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो हाइड्राइड बनता है वो अमोनिया NH3 की प्रोडक्शन होती है, जिसको हम नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड भी बोलते हैं। तो इसका एक स्पेशल नेम जो है ये अमोनिया गैस माना जाती है, अमोनिया गैस मानी जाती है ये, जो कि एक कोवलेंट हाइड्राइड है। बाकी जो ये 2 टाइम्स NH3 हमने यहाँ लिखा है बेटा, ये बैलेंसिंग है कि हमारे रिएक्टेंट में 2 नाइट्रोजन थे, 2 ही नाइट्रोजन हमको यहाँ प्रोडक्ट में भी होने चाहिए थे। यहाँ प्रोडक्ट एक ही आ रहा है तो 2 नाइट्रोजन को हम ट्वाइस करके यहाँ पे एज अ कोफिशिएंट ये न्यूमरल जो है वो यूज़ करेंगे, तो 2 नाइट्रोजन हो जाएंगे, लेकिन बदले में हमारे हाइड्रोजन जो है 3 to the 6 हो जाएंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पर हाइड्रोजन का सोर्स जो रिएक्टेंट में वो ये है बेटा H2, यहाँ पे हमको 3 to the 6 हाइड्रोजन करना पड़ेगा 3 टाइम्स, और N2 एज सच N2 ही ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड में आपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा है, जो हमने चैप्टर 1 पढ़ा था वहाँ पे भी मैंने आपको समझाया है बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर हम ऑक्सीजन जैसे नॉन मेटल को हाइड्रोजन जो कि एक नॉन मेटल है उसके साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पर भी एक कोवलेंट हाइड्राइड यानी वाटर की फॉर्मेशन होती है H2O की। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन क्या बनाती है, वाटर जैसा कोवलेंट हाइड्राइड H2O।
तो ये रिएक्शन जो है देखिए ये भी आपके पास बैलेंस नहीं है। यहाँ आपके पास ऑक्सीजन 2 हैं, हाइड्रोजन 2 हैं, तो चलिए हाइड्रोजन 2 आ रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन 2 जो है वो यहाँ पे आपको वाटर में प्रोडक्ट में एक ही आ रहा है। तो हमें यहाँ पे ऑक्सीजन को जब बैलेंस करना पड़ेगा तो हमें यहाँ 2 टाइम्स H2 लिखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, यहाँ मुझे भूल गया है, आप यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको। 2 टाइम्स H2 में आपके यहाँ प्रोडक्ट में 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे, 2 2 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो 2 ऑक्सीजन आपके टैली हो जाएंगे रिएक्टेंट पे भी और प्रोडक्ट पे भी। तो हाइड्रोजन जो कि प्रोडक्ट में अब 4 हो गए, तो यहाँ पे आप 2 टाइम्स H2 कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन नॉन मेटल विद हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ। तो नॉन मेटल हाइड्राइड वाटर बन गया जो कि एक कोवलेंट हाइड्राइड है, यानी इनमें कोवलेंट बॉन्ड है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो यहाँ पे बनेगा बेटा, जो हम H2O की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड की बात करेंगे, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड जो है ये कोवलेंट बॉन्ड कहलाएंगे। ये क्या होंगे बेटा? कोवलेंट बॉन्ड्स। तो यही बात हम यहाँ पे बार बार बता रहे हैं आपको कि इन नॉन मेटल हाइड्राइड्स में जो है कोवलेंट बॉन्डिंग हमको देखने को मिलती है, इसलिए हम ऐसे नॉन मेटल हाइड्राइड्स को जो है वो कोवलेंट हाइड्राइड्स कहते हैं। सिमिलरली द हाइड्राइड ऑफ कार्बन, इसी तरह से कार्बन भी एक नॉन मेटल है। अगर हम कार्बन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, जैसे कि हमको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन्स का पहला ही मेंबर मिलता है CH4। आपको मालूम है कि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 4 वैलेंसी शो करता है। तो CH4 है, बैलेंस करेंगे आप 2 टाइम्स H2 डालेंगे आप एक कार्बन के साथ, तो ये CH4 जैसा कंपाउंड आपका एक हाइड्राइड यानी, ठीक है, तो इसको हम मिथेन बोलेंगे, ये बनेगा। इसी तरह से अगर हम हाइड्राइड ऑफ क्लोरीन देखेंगे, तो हाइड्राइड ऑफ क्लोरीन का मतलब है कि क्लोरीन जैसे नॉन मेटल का रिएक्शन हम देंगे बेटा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, Cl2 प्लस हम करेंगे H2, तो ये क्या बनाएगा आपके पास? हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। इट विल फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, HCl, और बैलेंस करेंगे तो 2 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन है, तो 2 टाइम्स HCl करेंगे बेटा। ठीक है, इसी तरह से जिस तरह से आपने यहाँ पे बताया कि नॉन मेटल्स जो हैं वो कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, नॉन मेटल हाइड्राइड्स जो हैं ये कोवलेंट नॉन मेटल हाइड्राइड्स, यानी नॉन मेटल्स की रिएक्शन जो है वो क्लोरीन के साथ आपने बता दी। ठीक है, तो वो आ गया आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो इसके बाद आप नॉन मेटल हाइड्राइड्स के लिए याद रखेंगे कि ये क्या होते हैं? कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। व्हाट आर नॉन मेटल हाइड्राइड्स? दे आर कोवलेंट कंपाउंड्स which are formed by the sharing, or you can say mutual sharing of electrons, that means by covalent bonding. non metal hydrides form covalent hydrides। जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स जो हैं वो फॉर्म करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं नॉन मेटल्स फॉर्म कोवलेंट हाइड्राइड्स बिकॉज नॉन मेटल एटम्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स। ये बेटा आपको यहाँ से सवाल पूछा भी जा सकता है, वाई नॉन मेटल्स फॉर्म कोवलेंट हाइड्राइड्स? तो इसका आंसर आप करेंगे बिकॉज नॉन मेटल एटम्स कैन नॉट गिव। नॉन मेटल एटम्स जो होते हैं बेटा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं होते हैं। वो नॉन मेटल जो हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते हैं, डोनेट नहीं कर सकते हैं किसको? हाइड्रोजन को। ठीक है, हाइड्रोजन एटम को, और हाइड्राइड आयन वो नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए नॉन मेटल जो है वो बजाय आयोनिक हाइड्राइड्स के कोवलेंट हाइड्राइड जो है वो बनाते हैं। ठीक है, ऐसा आप यहाँ पे इस पैरा में बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बारे में, नॉन मेटल हाइड्राइड्स आर लिक्विड्स आर गैसेस। ये इनका फिजिकल स्टेट हो गया बेटा, किनका? ये जो नॉन मेटल हाइड्राइड्स है इनका फिजिकल स्टेट ये दिखने में क्या होते हैं? नॉन मेटल हाइड्राइड्स आर लिक्विड्स, या तो ये लिक्विड्स होते हैं या तो ये गैसेज होते हैं। नॉन मेटल हाइड्राइड डू नॉट कंटेन आयंस, और याद रखना नॉन मेटल हाइड्राइड्स में आयंस नहीं होते हैं। आयंस होंगे कहाँ से? जब बॉन्डिंग ही कोवलेंट है, वहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आयंस आएंगे आपके तब जब आपके पास कंपाउंड में जो है बॉन्डिंग वो आयोनिक बॉन्डिंग होगी। तो नॉन मेटल हाइड्राइड्स डू नॉट कंटेन आयंस, नॉन मेटल हाइड्राइड्स में कोई आयंस नहीं होते हैं, एंड हैंस दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और जब आयंस की एब्सेंस है, जब आयंस प्रेजेंट नहीं है कोवलेंट हाइड्राइड में, तो इसका मतलब कि वो अपने आप से करंट अलाउ नहीं करते हैं। तो इट मीन्स दे आर नॉन कंडक्टर, और यू कैन से बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कोवलेंट हाइड्राइड्स। सिमिलरली इस तरह से बताओगे आप, नॉन मेटल हाइड्राइड्स आर स्टेबल कंपाउंड्स। हाँ, अगर हम इनकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ये स्टेबल कंपाउंड्स हैं।
इनकी म्यूचुअल शेयरिंग जब होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग जब होती है, तो वहाँ पे इनका जो स्टेबिलिटी फॉर्म होता है ऑक्टेट और डुप्लेट इनका जो है वो हो जाता है और ये अपने आप को स्टेबल कर देते हैं। इसी तरह से है बेटा, थोड़ा सा आज के लेक्चर में और पढ़ लेते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखो बेटा, हमने यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स भी पढ़ा, उसके बाद केमिकल रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स पढ़ा। अब हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि जब मेटल्स और नॉन मेटल्स को आपस में अगर हम रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, या और करके आप बताएंगे हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। दोनों का मतलब एक है। मतलब यह है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को अगर हम एक साथ रिएक्ट करेंगे तो वो किस तरह से रिएक्ट होते हैं। तो आपने याद रखना है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं इस तरीके से कि उनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाए और वो स्टेबल हो जाए। दैट इज टू हैव देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट, आउटरमोस्ट शेल फील्ड इन ऑर्डर टू एक्वायर द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन। हाँ, ताकि इनका जो आउटरमोस्ट शेल है, मेटल्स और नॉन मेटल्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो इनका जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग जो होती है, ठीक है, उस आउटरमोस्ट शेल में आउटरमोस्ट ऑर्बिट जो है वो फील्ड होना चाहिए इन ऑर्डर टू एक्वायर द नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। मतलब जो वैलेंस शेल या आप बताएंगे आउटरमोस्ट ऑर्बिट होता है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो नज़दीकी उस एलिमेंट के, उस मेटल या नॉन मेटल के नज़दीकी नोबल गैस वाले एलिमेंट के जैसी हो जानी चाहिए। ठीक है, फॉर दिस पर्पज़ दे रिएक्ट विद वन अनदर। इसी खास पर्पज़ के लिए ये मेटल्स और नॉन मेटल जो हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं, यानी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये रिएक्ट होते हैं टू फॉर्म द कंपाउंड्स आइदर आयोनिक और कोवलेंट। तो फिर ये कंपाउंड्स बनाते हैं इस ऑक्टेट को, स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए, या तो फिर आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं या फिर ये कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग, और इसी चीज़ को बेटा हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि बताइए फिर केमिकल बॉन्ड क्या होता है। व्हाट इज़ देन अ केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड में बी डिफाइंड और इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच एलिमेंट्स आइदर मेटल्स और नॉन मेटल्स कंबाइन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स, जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्शन करने के बाद अपने ऑक्टेट्स रेस्पेक्टिव कंप्लीट करते हैं टू बिकम स्टेबल, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, एंड दस फॉर्म कंपाउंड्स, और इस तरह से कंपाउंड्स जो है वो आपस में फिर बना देते हैं। द कंपाउंड्स आर आइदर आयोनिक आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट। कंपाउंड्स या तो आयोनिक होते हैं, ये बॉन्डिंग पे डिपेंड करेगा, ठीक है, आर कोवलेंट या फिर कोवलेंट ये कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आइदर ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट एज इन फॉर्मर केस आर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि क्या इनमें एक यानी मेटल वाले एटम से क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो चुका है, नॉन मेटल्स वाले केस में ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट, क्या आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया है, एज इन फॉर्मर केस मतलब मेटल्स वाले केस में, आर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इन लेटर केस। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लेटर केस हो गया नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल्स जो है वो आयोनिक बॉन्ड नहीं करते, नॉन मेटल जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड करते हैं। तो दिस इज़ हाउ एंड वाई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। तो इसका मतलब है कि ये जो हम बता रहे हैं ये इसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल जो हैं वो किस तरह से आपस में रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस टेबल को देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर बताई है मैंने। नोबल गैसेस आर इनर्ट गैसेस, इनर्ट मीन्स नॉन रिएक्टिव गैसेस। तो नोबल और इनर्ट गैस सबसे पहली है हीलियम बेटा। हीलियम का सिंबल He है, एटॉमिक नंबर इसका 2 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका देखिए शेल वाइज KLMNOP वगैरह। बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्ट्रीब्यूशन या फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, distribution of electrons in various orbits, that means various shells in
ओके, इन वेरियस ऑर्बिट्स और वेरियस शेल्स, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है बेटा कि मैंने यहाँ लिखा है इस वाले कॉलम में कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने बताया के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एल में, एम में, एन, ओ, पी एक्सेट्रा। तो हीलियम है हमारे पास, एटॉमिक नंबर 2 आ रहा है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और वो दोनों के दोनों कहाँ पे चले जाएंगे, के शेल में। के शेल जो है अभी हम आगे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये एटम जो है कि सफ़ेयर की तरह होता है, ठीक है बेटा। इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो एटम के सेंट्रल पोर्शन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो सम डिस्टेंस अवे होता है, इसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोलते हैं। और कहा जाता है कि ये यहाँ पे स्टेशनरी नहीं होता है, खामोश नहीं होता है, बल्कि ये रिवॉल्व कर रहा होता है, एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करता है, उसी को ऑर्बिट बोलते हैं या शेल बोलते हैं। फिर इसी तरह से नेक्स्ट एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस के पास वाला शेल होता है, यानी शेल क्या है बेटा, शेल मीन्स द कंप्लीट सर्कुलर पाथ फॉर्म्ड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, तो ये एक सर्कुलर पाथ जो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज के जो बिल्कुल पास में होगा, क्लोज होगा, नियरेस्ट होगा, उसको हम के शेल बोलेंगे। फिर नेक्स्ट वाले को एल बोलेंगे, नेक्स्ट वाले को एम बोलेंगे, नेक्स्ट वाले को एन बोलेंगे, एंड सो ऑन। इस तरह से ये चलता जाएगा। अगर हिंदी अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम में इसी को देखेंगे तो के की जगह हम 1 लिखेंगे, नज़दीक वाले को जो न्यूक्लियस के नज़दीक शेल है। फिर उसके नेक्स्ट जो है वो 2 लिखेंगे, उसके नेक्स्ट 3 लिखेंगे, उसके नेक्स्ट हम 4 लिखेंगे, एंड सो ऑन। तो ये इनकी वैल्यूज़ भी आपने याद रखनी है इसी तरीके से कि के शेल के लिए यहाँ पर वैल्यू किसकी बेटा, एन की। एन क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, थोड़ा सा इतना याद रख लेना, जो कि इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो n इज इक्वल टू 1 आपका के शेल है, n इज इक्वल टू 2 आपका एल शेल है, ठीक है। n इज इक्वल टू 3 आपका एम शेल है, ठीक है। n इज इक्वल टू 4 आपका एन शेल है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैसेस की। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर आपको मिल गया 2, के एल एम एन, तो 2 इलेक्ट्रॉन के किस ऑर्बिट में, यानी शेल और ऑर्बिट एक ही चीज़ है। और डेफिनेशन मैंने बताई आपको कि जब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, एटम ऑफ द न्यूक्लियस के अराउंड, जस्ट इन सर्कुलर पाथ, तो 1 सर्कुलर पाथ जो कंप्लीट फॉर्म होता है ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस बेटा, उसी को हम शेल कहते हैं या ऑर्बिट कहते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इन शेल से ऑर्बिट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। तो इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो के शेल में जाता है, और किस शेल में, किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे वो आप मालूम कर सकते हो बाय द फार्मूला 2n² से। किस ऑर्बिट में, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2n² जैसे फार्मूले से हम मालूम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बताऊंगा कि के शेल में बताइए कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं, के शेल में, के ऑर्बिट में, तो आप बताएंगे के शेल के लिए अभी मैंने वैल्यू बताई थी आपको, n इज इक्वल टू 1। एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो क्या होता है आप आगे आगे देखोगे, इतना याद रखो। तो n इज इक्वल टू 1 करके यहाँ पे बनेगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही होता है, और मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 2। दैट इज़ वाई मैंने यहाँ लिखा है के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और मेरे पास हीलियम के 2 ही इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, तो वो मैंने के में ही दिखा लिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हीलियम के, 2। इसी तरह से नियॉन को देख लीजिए, नेक्स्ट नोबल गैस है नियॉन, इसका एटॉमिक नंबर 10 है, इसकी कन्फिगरेशन आ गई 2 और 8, यानी के शेल में 2, मैं इसको थोड़ा सा रेज करता हूँ, यानी के शेल में यहाँ पर 2 और एल शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 8, 2 और 8 10, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में है यहाँ पे 8। तो आर्गन का आ गया आपके पास AR सिंबल, 18 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर होता है इसका, 18 एटॉमिक नंबर आर्गन का। तो इसमें बनेगा 2 के शेल में, 8 एल शेल में, और 8 बेटा एम शेल आउटर मोस्ट शेल में। तो 2 और 8 10 और 8 18। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 8। इसी तरह से क्रिप्टॉन बोलेंगे आप, KR सिंबल है, के कैपिटल है, R स्मॉल, 36 एटॉमिक नंबर है। पहले वाले के शेल में 2, नेक्स्ट वाले एल शेल में 8, नेक्स्ट वाले एम शेल में 18, और नेक्स्ट वाले एन शेल में आपके पास आएंगे बेटा 8। तो 2 8 18 8, तो ये हो गया यहाँ पे वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से जीनॉन बोलेंगे आप, 54 एटॉमिक नंबर है, 2 8 18 18 और फिर 8, ठीक है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। रेडॉन बोलेंगे आप, R कैपिटल N स्मॉल, इसमें 86 एटॉमिक नंबर है, के शेल में 2, एल शेल में 8, एम शेल में 18, एन शेल में 32, ओ शेल में 18 और पी शेल में 8, ठीक है। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रह रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं। तो बेटा कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आज की लेक्चर में इतना ही।
होप कि पूरा